हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग यार मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारी फिजिक्स बुक 2 का चैप्टर 9 है, ठीक है, क्लास 11th का। तो आज हम लोग सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो खिंचते हैं या नहीं खिंचते हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ, ये सब क्या होता है, इस सब के बारे में। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले इलास्टिसिटी से। इलास्टिसिटी बेसिकली क्या होता है, कोई भी सॉलिड हम कितना खींच सकते हैं, वो होती है हमारी इलास्टिसिटी, कि कितना हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच कर दे और जब हम उसको छोड़ें तो वो वापस अपना शेप रीगेन कर ले। जैसे हमारे पास एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को अगर हम थोड़ा सा खींचे उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर, तो वापस अपना शेप रीस्टोर कर लेती है। एक स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज को अगर हम दबाएं तो वापस अपना शेप रीस्टोर कर लेता है। तो वो होती है हमारी इलास्टिसिटी। अब बात कर लेते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी वो चीज़ होती है जो हमारी टूट जाती है। जैसे कोई सा भी प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट, एकदम हार्ड प्लास्टिक, वो क्या होता है, ज़्यादा खींच नहीं सकते हम प्लास्टिक को, वो फटाक से टूट जाता है। तो वो होती है हमारी प्लास्टिसिटी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कि अगर हम उसको इलास्टिक लिमिट के उसमें खींचे, जैसे किसी भी रबर बैंड को अगर मैं खींचता हूँ तो वापस अपने शेप में आ जाती है। तो वो क्या है, मेरी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, तुरंत अपना शेप रीगेन कर लेती है। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी किसे कहते हैं, कि जो अपना शेप रीगेन ना करे। अगर मैं उसको खींच दूँ तो या तो वो उसका टूट जाएगा या बढ़ जाएगा, शेप रीगेन नहीं कर पाएगा अपना। तो वो होती है हमारी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अब बात कर लेते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स क्या क्या होते हैं। डीफॉर्मिंग फोर्स, किसी चीज़ को डीफॉर्म कर रहे हैं। मान लेते हैं मेरे पास ये एक सिलेंडर है ऐसा, और इस सिलेंडर पे मैंने कुछ यहाँ से फोर्स लगा दी। थोड़ा सा स्पॉन्जी सिलेंडर है, ये सिलेंडर थोड़ा सा दब सकता है। जब यहाँ से मैंने कुछ फोर्स लगाई तो मैंने क्या करा, इसको डीफॉर्म कर दिया और इसको क्या ले गया, यहाँ तक ले गया। अब इसका जो ओरिजिनल लेंथ है वो यहाँ पे है, तो इसको मैंने क्या करा है, डीफॉर्म करा है। तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। कि मैं जब कोई फोर्स लगाऊं, किसी जैसे स्पॉन्ज को दबा दूं या इस सिलेंडर के ऐसे दबा दूं, है ना, रबर बैंड को खींच दूं, उस सबको हम क्या बोलते हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, अब जैसे स्पॉन्ज होता है, जब तक मैं दबा रहा हूँ तब तक वो दबा हुआ है, लेकिन अगर मैं छोड़ दूँ उसको दबाना तो वो वापस अपने शेप में आ जाएगा। तो अपने आप रीस्टोर कर रहा है अपना शेप, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। इतना क्लियर है। डीफॉर्मिंग फोर्स, जो मैं डीफॉर्म कर रहा हूँ, खुद फोर्स लगा के उसका शेप बिगाड़ रहा हूँ, वो है डीफॉर्मिंग फोर्स। स्पॉन्ज हो गया, रबर बैंड हो गया, स्प्रिंग हो गया, जो अपने आप ही वो जो फोर्स लगा लेते हैं अपने आप अपना शेप रीगेन करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। ये हमारे बेसिक टर्म्स अगर क्लियर है तब हम आगे स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम स्ट्रेस और स्ट्रेन ही रखेंगे, ठीक है। अब स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस का एक सिंपल सा फॉर्मूला है अपना, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस क्या है अपना, कितना फोर्स हम कितनी रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है, किसी स्पॉन्ज को दबाया तो कितना वो रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है अपने आप को शेप में वापस लाने के लिए। और एरिया क्या है उसका, जैसे सिलेंडर का ये वाला जो एरिया था ना, इस एरिया की हम बात करते हैं स्ट्रेस में। अब स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं वो भी समझ लेते हैं। पहली बात तो स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस और एक होता है हमारा शेयरिंग या फिर टैंजेंशियल स्ट्रेस। पहले हम पढ़ लेते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस कब भी हमारा लगता है, जैसे भी कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट हो, फॉर सपोज ये मेरा क्यूब है, ठीक है, तो इस पर अगर मैं परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रहा हूँ, डीफॉर्मिंग फोर्स जो मैं लगा रहा हूँ, अगर मैं परपेंडिकुलरली लगा रहा हूँ तो मेरा क्या होएगा, नॉर्मल स्ट्रेस होएगा, ठीक है, नॉर्मली होएगा। परपेंडिकुलर होना चाहिए। कोई सा भी अगर मेरा सिलेंडर था जैसे यही, अगर मैं इस पर परपेंडिकुलरली यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ तो वो क्या होएगा, मेरा नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर आएगा, कि इस पर कुछ स्ट्रेस पड़ रहा है ना। स्ट्रेस क्या अपना, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं किसी रबर बैंड को खींचता हूँ, वो वापस अपने आप को रीस्टोर कर लेते हैं, तो वो रबर बैंड अपने आप में कितना रीस्टोरिंग फोर्स लगा रही है, अपॉन एरिया। अब बात कर लेते हैं टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, जैसे मेरे पास मैं सिलेंडर का ही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। इस सिलेंडर को पकड़ के मैंने डीफॉर्मिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई, इसको ऐसे खींचा पकड़ के, और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि जब मैंने इसको खींचा तो ये सिलेंडर थोड़ा सा खिंच गया, आगे की ओर आ गया, कुछ डेल्टा एल आगे आ गया, और इसकी इनिशियली जो लेंथ थी वो एल थी, तो डेल्टा एल बढ़ गया। तो इस टाइप के स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। इस पर कुछ स्ट्रेस पड़ रहा है ना अपना। अब अगर मैं छोड़ दूंगा इसको तो वापस इधर चला जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगी, और ये उसका एरिया होगा जो भी है, सर्कल का एरिया मेरा।
तो यही हमारा स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस। जब किसी चीज़ को पकड़ के खींचते तो एक उस पर स्ट्रेस पड़ता है, वो होता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेस। अगर किसी अभी फोर्स मैंने कहाँ लगाई थी, बाहर की ओर लगाई थी तो खिंच गया था, लेकिन अगर मैं फोर्स अंदर की ओर लगाऊं तो क्या होएगा, ये दब जाएगा। फोर्स अगर मैं ऐसे लगा दूं तो क्या होएगा, ये दब जाएगा। और कितना दबेगा, कुछ डेल्टा एल दब जाता है, लेट सपोज। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस नाम से ही पता लग रहा है कि हम कुछ कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस अपना आ रहा है। ठीक है, कंप्रेस कर रहे हैं हम इसको। अब बात आ जाती है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस के बारे में। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या होता है, हमें ये पता है कि कोई भी जो लिक्विड होता है, या जैसे ओशन होता है हमारा, जितना हम नीचे जाते जाएंगे उसमें क्या होता है, हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है ना। जैसे एक मूवी थी गाजी अटैक, उसमें हमने देखा था कि 400 मीटर नीचे जब सबमरीन जाती है तो सबमरीन हमारी क्रश होने से लग जाती है ना, सबमरीन डैमेज होने लग जाती है, इतना पानी का प्रेशर पड़ता है। तो जैसे कोई सा भी मेरे पास लेट से एक कंटेनर है, उसमें एक क्यूब है मेरे पास, ऐसे ये क्यूबॉइड जो भी है, ठीक है, और ये पूरा पानी से भरा हुआ है, तो होएगा क्या, ये प्रेशर लगाएगा हर तरफ से पानी उस पर। ठीक है, जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, अगला चैप्टर लिक्विड्स जो है, तो उसमें हम इसी के बारे में पढ़ते हैं कि पानी या कोई भी लिक्विड कितना प्रेशर लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। तो जब ये हर तरफ से नॉर्मली प्रेशर लगेगा तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये कुछ मेरा ऐसे हो जाएगा, है ना। इसका ये जो डॉटेड लाइन से अंदर बनाया है वो क्या है, अब इनिशियली थोड़ा साइज कम हो गया। तो लेट से हमारा स्टार्टिंग में कुछ वी साइज था और डेल्टा वी साइज मैंने क्या करा है, कम कर दिया है। तो इस टाइप के स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। ठीक है, तो अभी तक हमने स्ट्रेस पढ़ा है। स्ट्रेस में क्या पढ़ा है, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस 3 टाइप का होता है, टेंसाइल, कंप्रेसिव और हाइड्रोस्टैटिक। टेंसाइल मतलब पकड़ के खींचना, कंप्रेसिव मतलब दबाना, और हाइड्रोस्टैटिक जब भी हमारा कोई लिक्विड में है या पानी में है, वो जो सारी तरफ से पड़ता है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस वो। अब बात कर लेते हैं शेयरिंग या फिर टांजेंशियल स्ट्रेस की। टांजेंट, किसी भी चीज़ की टांजेंट क्या होती है, जैसे हमने पढ़ा था 10th में, एक सर्कल की टांजेंट क्या होती है, कुछ ऐसे। ठीक है, अब किसी कर्व की भी टांजेंट अगर मैं बोल दूँ इस पॉइंट पर टांजेंट क्या है, तो वहाँ से एक ऐसे स्ट्रेट लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, टांजेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो शेयरिंग या फिर टांजेंशियल स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे मेरे पास अभी तक हम फोर्स कैसे लगा रहे थे, अभी तक हम फोर्स लगा रहे थे बस एक नॉर्मली लगा रहे थे, लेकिन इसमें हमें नॉर्मली परपेंडिकुलरली फोर्स नहीं लगानी है। ये ऐसा हमारा रखा हुआ है, हम सिर्फ यहाँ से ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, सिर्फ एक एज से। इमेजिन करते हैं कि एक स्पॉन्ज है, सिर्फ उसकी जो ऊपर वाली एज है उस पर सिर्फ फोर्स लगा रहे हैं, तो पूरा स्पॉन्ज तो दबेगा नहीं, सिर्फ जो आगे वाला पार्ट है वो थोड़ा सा आगे की ओर हो जाएगा। होएगा क्या, जैसे ये थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ जाएगा, ये भी थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे ऐसे थोड़ा सा स्पॉन्ज आगे बढ़ जाएगा। और कितना आगे बढ़ेगा, ये कुछ थीटा हो जाएंगे सारे एंगल, है ना, जो बाय ज्योमेट्री अपने क्या हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे। तो ये हमारा होता है शेयरिंग स्ट्रेस। अब ये जो थीटा एंगल बढ़ रहा है, यह हमारा शेयरिंग स्ट्रेस थीटा ही रहता है। लेकिन जब हमारा एंगल बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो हम इस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा भी लिख सकते हैं। ये एक मैथ्स का हमारा रूल है, जब थीटा हमारा वेरी स्मॉल होता है, ठीक है, वेरी स्मॉल पे हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, उसका भी एक प्रॉपर रीजन है। अब ये क्या है हमारा शेयरिंग या फिर टांजेंशियल स्ट्रेस। अब ये मेरा कुछ कितना आगे आ गया है, डेल्टा एल आगे आ गया है, और इसका ये कुछ क्या होएगा, एल होएगा, जो हमारी इसकी विथ होएगी। और टैन थीटा, अगर आप थीटा यहाँ पे कैलकुलेट करो कि ये क्यूब था तो ये भी एल ही होएगा, और ये मेरा क्या है, डेल्टा एल, तो टैन थीटा मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा एल बाय एल। तो इतने टाइप के हमने अभी तक स्ट्रेस पढ़ लिया। पहले हमने पढ़ा इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इनकी अगर आपको डेफिनेशन वगैरह चाहिए तो इसके नोट्स भी मैंने अपलोड कर रखे हैं चैनल पे, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके सबकी डेफिनेशन भी नोट डाउन कर सकते हैं, इन सबकी स्ट्रेस, स्ट्रेन और ये सबकी, तो आपके लिए ईजी होगा। अब डेफिनेशन तो यहाँ पे लिखवा नहीं सकता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, डेफिनेशन, और आपको है ना, आपका भी टाइम वेस्ट होएगा। डेफिनेशन तो इंग्लिश में लिखी, आप समझ के पढ़ सकते हो उसको बस। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस, ठीक है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन काफ़ी इजी टॉपिक है, और अगले वीडियो में हम हुक्स लॉ पढ़ेंगे। हुक्स लॉ क्या है कि यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, उस सब के बारे में क्या होता है। तो इतना अगर हमको क्लियर है तो अब हम स्ट्रेन पे आ जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन क्या होता है अपना, तो स्ट्रेन का बेसिक एक फॉर्मूला है
ठीक है। अच्छा, एक और बात, स्ट्रेस को हम यूजुअली सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम सिग्मा बोलते हैं, और स्ट्रेन को यूजुअली हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन से। तो ये हमारा डिनोशन है। तो स्ट्रेन का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ये होता है। अब लेट सपोज यही एग्जांपल ले लेते हैं कि इस पे अपना स्ट्रेन कितना पड़ रहा है, कि ये मेरा कुछ जो सिलेंडर की लेंथ एल थी, इसको मैंने खींच के कितना कर दिया, डेल्टा एल बढ़ा दिया है, तो चेंज कितना हुआ है मेरा। अब स्ट्रेन क्या होता है? पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, 3 टाइप के अपने स्ट्रेन भी होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बेसिकली यही वाला स्ट्रेन होता है, सेम डायग्राम बनेगा। तो इसको डेल्टा एल पकड़ के मैंने खींच दिया, तो चेंज इन कितना है कॉन्फ़िगरेशन, डेल्टा एल है, और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कितनी थी, एल थी। ओरिजिनल इसकी लेंथ एल थी, एक्स्ट्रा खींची कितनी मैंने, डेल्टा एल खींची, तो डेल्टा एल बाय एल क्या है मेरा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। ठीक है, अब अगले पे आ जाते हैं। अगला है अपना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यह भी मैंने स्ट्रेस इसीलिए नहीं मिटाया क्योंकि सेम डायग्राम से काफ़ी सारे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होते हैं? जो हमने हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस पढ़ा था ना, कि जैसे एक क्यूब है, इसकी कुछ वी वॉल्यूम थी और कुछ डेल्टा वी वॉल्यूम मेरी क्या होगी, कम हो जाएगी, और एक स्मॉलर वॉल्यूम बन जाएगी क्योंकि हर तरफ से प्रेशर पड़ रहा है। तो अब चेंज कितना हुआ है वॉल्यूम में, डेल्टा वी चेंज हुआ है ना, वॉल्यूम कुछ डेल्टा वी कम हुई है, और ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी थी, वी। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा है अपना यही शियरिंग स्ट्रेन। स्ट्रेन में भी बेसिकली सेम ही रहता है अपना, यही चेंज हमारा थीटा ही हो रहा है, एंगल है ना, और थीटा को जैसे जो मैंने सेम बात वहाँ पे बताई थी, टैन थीटा कितना हो जाएगा अपना, डेल्टा एल बाय एल, ये चीज़ हमारी सेम आ जाती है। तो शेयरिंग स्ट्रेन हमारा ये रहता है थीटा, ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक और शेयरिंग। तो आई होप आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन क्लियर होगा। अगर आपको स्ट्रेस समझ में आ गया है कि ये सब कैसे खिंच रहा है, तो स्ट्रेन बेसिकली ये कि ये चीज़ कितना खिंच रही है, चेंज कितना हो रहा है, डेल्टा एल चेंज हो रहा है अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, कि डेल्टा एल खींचा और ओरिजिनल एल था, तो वही अपना स्ट्रेन है। स्ट्रेन बेसिकली यही स्ट्रेस से ही आता है, कि हमें अगर पता है कि इतना स्ट्रेस लग रहा है, इतना चेंज हुआ है, तभी हम बता सकते हैं स्ट्रेन कितना होएगा उस पर। ठीक है, तो इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको हुक्स लॉ एक्सप्लेन करूंगा, उसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसमें हम तीनों मॉडुलस पढ़ेंगे, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, फिर हमारा इलास्टिक लिमिट वगैरह आ जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट है ना, और वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको समझ आएगा। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।